अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम बायोकेमिस्ट्री है, ये आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका लेक्चर नंबर 1 है। आज सबसे पहले प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, सबसे पहले एक हेडिंग लिखी हुई है आपकी बुक में कि बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड होते हैं। आसान अल्फाज में अमाइनो एसिड कंबाइन होके प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो ढेर सारे अमाइनो एसिड जब कंबाइन होंगे, इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होगा तो वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे। अब अमाइनो एसिड के बारे में भी आज हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोटीन्स के बारे में तीन पॉइंट्स लिखे हुए, पहले ये पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि प्रोटीन हमारे मसल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, बोन्स के अंदर, स्किन के अंदर, हेयर के अंदर और बॉडी के बाकी जितने पार्ट्स हैं ऑलमोस्ट सारों के अंदर ही प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और ये किससे मिलकर बनता है? अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। फिर जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जिंदगी का, लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। कौन बना? प्रोटीन्स। आसान अल्फाज में कि जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, ये क्या बनाती हैं? डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स बनाती हैं। अगर ऑर्गन्स होंगे तो लाइफ होगी, जिंदगी होगी। तो इस वजह से लिखा हुआ है कि जो प्रोटीन्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है, जिंदगी का बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो पॉइंट लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये नेचुरल पॉलीअमाइड्स हैं। पॉलीअमाइड्स आप लोगों ने ये पहले पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा पॉलीमर्स के बारे में। तो पॉलीमर्स क्या चीजें हैं? जो छोटे छोटे यूनिट से मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बने, उन्हें हम पॉलीमर कहते हैं। तो जो प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली पॉलीमर्स हैं। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? पॉलीअमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, जो कहां से बनता है? अमाइनो एसिड के दरमियान रिएक्शन की वजह से। तो मैं ये कह सकता हूं कि अमाइनो एसिड जब ढेर सारे आपस में रिएक्ट होते हैं तो उसके रिजल्ट में ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो अब ये तीन बातें लिखी हुई थी प्रोटीन्स के बारे में, 3 पॉइंट्स में हमने ये थोड़ा सा डिस्कस किया प्रोटीन्स के बारे में। अब सारी डिटेल है अमाइनो एसिड के बारे में कि जो अमाइनो एसिड है वो आपस में पहले तो वो होते क्या हैं, फिर वो किस तरह से रिएक्ट करके प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। आज का हमारा मेन यही टॉपिक है। तो अमाइनो एसिड को पहले स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो अमाइनो एसिड है। मतलब ये कि प्रोटीन अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं। अब जिनका जनरल स्ट्रक्चर है वो ये दिया हुआ है। अब इसमें 3 हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं। जैसे कि सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, इस सारे को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब इसको ना इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कार्बन ये वाला, ये ऑक्सीजन, इसको हम 2 दफा ऑक्सीजन लिख लेते हैं और साथ ये ऑक्सीजन। इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जो कि हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप होता है। फिर इस कार्बन के साथ एक R ग्रुप, कार्बन की चेन लगी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल साइड चेन। और ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है? ये अल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। मतलब ये कि कार्बन की चेन, यहां मैं CH3 भी लगा सकता हूं, C2H5 भी लगा सकता हूं, C3H7 भी लगा सकता हूं। R क्या चीज है? मेरे पास वेरिएबल साइड चेन है। वेरिएबल साइड चेन का मतलब ये कार्बन की लेंथ इसमें चेंज हो सकती है। एक कार्बन हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 ऑनवर्ड, जितने भी आप यहां कार्बन लगा सकते हो। और तीसरे नंबर पे है अमाइनो ग्रुप। NH2 ग्रुप का हम क्या कहते हैं? अमाइनो ग्रुप। अब ये 3 हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं और इस एक सेंटर में कार्बन है, इस एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है। तो अगर मैं एक कार्बन लिखूं सेंटर में, एक तरफ उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जोड़ दूं, एक तरफ मैं अल्काइल ग्रुप जोड़ दूं जो कि वेरिएबल साइड चेन कहलाती है, और एक तरफ NH2 ग्रुप, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं NH2 ग्रुप भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? NH2 ग्रुप। मतलब आप बजाय इसको अलग अलग लिखने के, हाइड्रोजन को ऊपर और इसको लेफ्ट साइड पे, आप इसको यहां इस तरीके से भी लिख सकते हो। और ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप है। फिर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दो तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर किसका बन जाता है? अमाइनो एसिड का। अब ये अमाइनो एसिड आपस में
रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये एक पॉइंट मैंने ये लिखा हुआ है कि अगर हम आर यहां ग्रुप चेंज करते जाएं तो हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती जाएगी और डिफरेंट अमाइनो एसिड बनेंगे। जब डिफरेंट अमाइनो एसिड होंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स बनती जाएंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है डिफरेंट आर ग्रुप गिव्स डिफरेंट अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड का जर्नल ये फॉर्मूला है, आर चेंज करने से अमाइनो एसिड चेंज हो जाएंगे। तो जब अमाइनो एसिड चेंज होंगे तो वो डिफरेंट अमाइनो एसिड कंबाइन होकर डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये मेन और बेसिक हमारा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। फिर यही अमाइनो एसिड आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होके किस तरह से प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, ये सिंथेसिस करते हैं। इसके बाद ये है हमारे पास। अब यहां सबसे पहले देखो अमाइनो एसिड ज्वाइन थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शन। अब पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि अमाइनो एसिड जो है ना वो कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू कंबाइन होते हैं। अब कंडेंसेशन रिएक्शन हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ा हुआ है पॉलीमर्स के अंदर कि कंडेंसेशन ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं वो कंबाइन होते हैं और उसके रिजल्ट में कोई छोटा सा मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब वो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो मॉलिक्यूल होने चाहिए। अब वो दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू और रिजल्ट में कोई छोटा मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, जैसे कि वाटर रिलीज कर दिया, या फिर मैंने बताया था पॉलीमर्स के अंदर मेथनॉल रिलीज हो सकता है, HCl हो सकता है रिलीज, या NH3 ग्रुप ये रिलीज हो सकता है। तो कोई छोटे मॉलिक्यूल जब रिलीज होते हैं, जब दो अमाइनो एसिड या कोई जो मोनोमर्स हैं वो कंबाइन होने से एक बड़ा मॉलिक्यूल बने और साथ कोई छोटा मॉलिक्यूल बने, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जो अमाइनो एसिड जब कंबाइन होते हैं तो इसका मतलब ये दो अमाइनो एसिड कंबाइन होंगे, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम प्रोटीन का नाम देंगे और साथ वाटर रिलीज होगा, एक छोटा सा मॉलिक्यूल। इस वजह से ये कंडेंसेशन का रिएक्शन है। अब होगा क्या कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी दो अमाइनो एसिड के दरमियान। अब एक अमाइनो एसिड अपना NH2 ग्रुप इसका रिएक्शन शो करेगा यहां से H, और जो दूसरा अमाइनो एसिड है वो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH डोनेट करेगा, या आप ये कह सकते हैं यहां से OH रिमूव करेंगे और इस ग्रुप से H रिमूव करेंगे और वाटर एलिमिनेट होगा और इन दो के दरमियान, दो अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जब पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डाइपेप्टाइड, जो कि एक प्रोटीन की एग्जांपल है। अब यहां तीसरे नंबर पे ये लिखा हुआ है कि अगर दो अमीनो एसिड बनेंगे तो वो डाइपेप्टाइड बनेगा, अगर दो से ज्यादा बनेंगे तो वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, या मैं ये कह सकता हूं अगर तीन बनेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, चार बनेंगे तो टेट्रापेप्टाइड। तो यहां जो आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है, दो अमीनो एसिड कंबाइन होंगे तो डाइपेप्टाइड बनेगा, दो से ज्यादा होंगे तो उसको आप पॉलीपेप्टाइड कह सकते हो। अब यहां जो ये पॉइंट नंबर 2 के अंदर मैंने बताया कि किस तरह से अमीनो एसिड में से एक में से NH और दूसरे में से COH आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, डाइपेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारे पास एक प्रोटीन का मैंने मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, जैसे सॉरी अमीनो एसिड का, जैसे यहां मैंने लिखा हुआ है। सिर्फ मैंने थोड़ा सा चेंज ये किया है कि यहां NH2 को मैंने कंडेंस फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया। आप यहां पे भी इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये एक अमीनो एसिड मैंने लिया प्लस सेकंड अमीनो एसिड। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। सेम अगर आप देखो, ये सेंटर वाला कार्बन, एक उसके साथ R लगा हुआ है, एक H। अच्छा यहां H आप नीचे लिख दो या ऊपर लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इधर हमारे पास कौन सा है, अमीनो ग्रुप। अब ये जो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल है इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड वाला COH ग्रुप रिएक्ट करेगा, इसमें से NH2 वाला ग्रुप अमीनो ग्रुप रिएक्ट करेगा। जैसे कि हमने पॉइंट नंबर 2 में यही बात पढ़ी है, एक अमीनो एसिड में से कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे में से अमीनो ग्रुप दोनों रिएक्ट करेंगे। अब रिएक्ट कैसे करेंगे, इस वाले अमीनो एसिड का OH हम रिमूव कर देंगे और जो साथ वाला हमारे पास अमीनो एसिड है वहां से हम क्या रिमूव करेंगे, H। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। मतलब यहां से ये H, ये क्या बन जाएगा, H2, और ये वाला ऑक्सीजन, ये वाटर। अब वाटर रिलीज हो रहा है और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो ना तो इसको प्रोडक्ट को लिखना बड़ा आसान है। NH2 मैंने एज इट लिख दिया, फिर कार्बन एज इट, R भी एज इट,
हाइड्रोजन भी सेम वैसे का वैसा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी वैसे का वैसा। अब ये दो जब रिमूव होंगे तो इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान क्या बन जाएगा, बॉन्ड। इसको मैं थोड़ा क्लोज करके कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ये मैंने बॉन्ड बना दिया है। इसको मैं अलग शो करता हूं ताकि, चलो बल्कि अलग शो करने की जरूरत नहीं है। ये जो बॉन्ड बना है ना हमारे पास, ये दो अमाइनो एसिड के दरमियान न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। ये कार्बन इस अमाइनो एसिड का है, ये नाइट्रोजन सेकंड अमाइनो एसिड का। ये दोनों रेक्ट करके आपस में बॉन्ड बना लेंगे। बाकी सेम ये मॉलिक्यूल मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, बेशक देख लो। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ, वो मैंने ऐसे ही लिख दिया। फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के साथ ऊपर आर लगा हुआ है, नीचे क्या लगा हुआ है, एच ग्रुप। इसको हमने क्या पढ़ा, वेरिएबल साइड चेन, साइड चेन आप इसको कहते हो। फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वो मैंने एज इट लिख दिया। ओ एच ग्रुप भी एज इट लिख दिया। अब कितने अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन हुए, दो। तो जब दो अमाइनो एसिड कंबाइन होंगे तो उससे क्या बनेगा, डाइपेप्टाइड। ये हमारे पास एक डाइपेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी है। तो ये जो बॉन्ड है ना, इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पूछा जा सकता है कि पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के दरमियान बनता है, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डाइपेप्टाइड बन गया। इसी तरह से अगर मैं एक यहां मॉलिक्यूल लिख दूं, तीसरा मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड का, तो फिर इस वाले अमाइनो एसिड का यहां इस साइड से H इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और यहां से OH, इसको हम रिमूव करके तीसरे अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन से H इसके साथ मिला के नाइट्रोजन का कार्बन के साथ बॉन्ड बना देंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसको आप क्या लिख सकते हो, पॉलीपेप्टाइड भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इस तरह से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारा टॉपिक था प्रोटीन से रिलेटेड, कि प्रोटीन कहां कहां प्रेजेंट होती है और उसके बाद जो प्रोटीन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है या बेसिक यूनिट है जो हमने यहां लिखा, वो क्या होता है, अमाइनो एसिड। जब अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तो उसके रिजल्ट में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब सिंथेसिस में आपने जो मेन बात याद रखनी है कि एक अमाइनो एसिड में से OH को हम रिमूव करते हैं और दूसरे अमाइनो एसिड में से H रिमूव करते हैं। लेकिन H कहां से रिमूव होता है, NH2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप से H रिमूव होगा। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और वाटर रिलीज हो जाएगा। अगर छोटा सा मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब ये कंडेंसेशन रिएक्शन है और एक ये लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा। अब मैंने दो अमाइनो एसिड जोड़े हैं, अगर मैं 10,000 अमाइनो एसिड जोड़ दूं तो ये सोचो कितनी लंबी चेन बनेगी और वो हमारे पास एक क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। तो इस तरह से अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होके रिएक्ट करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम क्या नाम देंगे, प्रोटीन का। और साथ एक छोटे से मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होगी, छोटा सा मॉलिक्यूल रिलीज होगा और वो कौन होगा, वो वाटर। जैसे कि यहां लिखा हुआ है विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, एलिमिनेट होना, रिलीज होना। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अच्छा, क्लासिफिकेशन बड़ी आसान है। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेस पे की जा सकती है। यहां जो हमारे पास क्लासिफिकेशन हमारे कोर्स में दी गई है, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ चेन। इसका क्या मतलब है कि अमाइनो एसिड ऐसे ही एक चेन में जुड़ते जाएं तो ये क्या बन जाते हैं, ये क्या बन जाता है हमारे पास, प्राइमरी स्ट्रक्चर। मैं आसान अल्फाज में ऐसे कह सकता हूं कि एक ये अमाइनो एसिड का यूनिट है, इसको मैंने ना इस पोर्शन को ऐसे जोड़ दिया, फिर ये दूसरा अमाइनो एसिड, फिर तीसरा अमाइनो एसिड, फिर चौथा अमाइनो एसिड। इसी तरह से एक लीनियर सीक्वेंस में अगर ढेर सारे अमाइनो एसिड जुड़ते जाएं तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर कहलाता है, प्राइमरी। अच्छा, और उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, यही वाले जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये आपस में ऐसे फोल्ड हो जाए और दूसरा ट्विस्ट हो जाए, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। मतलब मैं इसको ऐसे ड्रा कर सकता हूं सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कि ऐसे करके ना, ऐसे जिस तरह ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, इसमें इस तरह से ट्विस्टिंग हुई होगी। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें जो सिंपल आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो फोल्डिंग शो करता है। ठीक है, ऐसे फोल्डिंग शो करता है और आपस में ट्विस्टिंग भी शो करता है। ठीक है, फोल्डिंग
जैसे आप देखो ना, ये कुछ फोल्ड भी हो रहा है और दूसरा ट्विस्ट भी हो रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर को। अब ये यहां आपको नजर नहीं आ रहा, ये बेसिकली ना ऐसे ट्विस्ट भी हो रहा है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर का हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब इसके बाद है टर्शरी स्ट्रक्चर, मतलब प्रोटीन की तीसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर यही जो सेकेंडरी है ये आपस में फर्दर फोल्डिंग शो करता है, मतलब यही वाला जो है ना ये इस तरह से है, तो साथ ये इस तरह फोल्ड हो जाएगा। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर। तो लिखा हुआ ट्विस्ट एंड फोल्ड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड अगेन टू फॉर्म 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल जब स्ट्रक्चर होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फर्दर फोल्ड करके, तो तब हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रोटीन का होगा वो क्या कहलाएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारे पास फोर्थ स्ट्रक्चर है जो कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, किसका, प्रोटीन का। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 1 अमाइनो एसिड चेन। एक तो जैसे इसमें देखो ना, सिंपल एक चेन थी, जब फर्दर ये आपस में ट्विस्ट हुई, फोल्ड हुई, तो हमारे पास क्या बन गया, सेकेंडरी। और जब ये वाली फर्दर 3 डायमेंशनली फोल्ड हुई, ट्विस्ट हुई, तो क्या बन गया, टर्शरी। लेकिन अब अगर इस तरह की एक से ज्यादा चेन इस तरह से आपस में 3 डायमेंशनली ट्विस्ट होंगी, तो तब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, क्वाटरनरी। मतलब ये वाली इस तरह ट्विस्ट भी हो रही है आपस में, और ये चेन होगी, इसी के अंदर ही दूसरी चेन भी इस तरह से आपस में फोल्ड हो जाए। तो मतलब एक से ज्यादा जब चेन आपस में फोल्ड और ट्विस्ट होंगी, तब जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या कहलाएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये बात आपके पास लिखी हुई है, ये कोई इतनी ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, आसान है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन मुश्किल कोई नहीं है। अब आपके पास ना डू यू नो में एंजाइम्स के बारे में एक थोड़ा सा दिया हुआ है साइड बॉक्स टाइप, उसके अंदर लिखा हुआ है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन। जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटीन, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। तो एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, और एंजाइम्स ऐसी चीजें होती हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो आसान मतलब ये है कि जब भी आप कोई रिएक्शन करते हो तो उसमें प्रोटीन्स हम ऐड करते हैं जो कि एज अ एंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं और रिएक्शन की स्पीड को बहुत ज्यादा तेज कर देते हैं। फिर ये और क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर फूड ब्रेक डाउन करते हैं। फूड जब ब्रेक डाउन होगी तो उससे डाइजेशन आसान हो जाएगी। हमारी बॉडी के अंदर फूड की ब्रेक डाउन भी करता है, मॉलिक्यूल मेकिंग, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस भी करता है, और डिफरेंट सेल्स के फंक्शन परफॉर्म करने में भी एंजाइम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एंजाइम्स के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस नहीं होंगे, जैसे डाइजेशन वगैरह या और भी बहुत सारे रिएक्शन। तो लाइफ विदाउट प्रोटीन पॉसिबल नहीं है। तो प्रोटीन ज्यादातर ऐसे हैं जो एज अ एंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं। तो हीमोग्लोबिन हमारे पास एक प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। उसकी वजह से हमें प्रॉपर सांस आता है, तो हम जिंदा रह सकते हैं। फिर कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, नेल्स को, और उसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, कोलेजन, जो कि एक एंजाइम है। तो एंजाइम क्या होते हैं, वो सॉरी प्रोटीन। तो कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि नेल्स के अंदर, स्किन के अंदर और बहुत सारे ऑर्गन्स के अंदर होती है, और ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद एक और बॉक्स लिखा हुआ है डू यू नो का, जिसके अंदर इंसुलिन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहली बात ये लिखी है कि इंसुलिन भी एक क्या चीज है, प्रोटीन है, हार्मोन मेड बाय द बीटा। अब ये हार्मोन्स के तौर पे काम करती है, और बीटा सेल्स, ठीक है, जो बीटा सेल बनाते हैं किसके अंदर, इन पैंक्रियास। पैंक्रियास लुबलुबा होता है जो बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज करता है जो कि डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। तो पैंक्रियास लुबलुबा उर्दू में इसको कहते हैं, और ये डाइजेशन में हेल्प करता है स्टोमक की, ठीक है। और उसके बाद इट हेल्प सेल एब्जॉर्ब शुगर फ्रॉम ब्लड। जो हमारा ब्लड है उसमें जैसे हम फूड इनटेक करते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ता जाता है। उस शुगर लेवल को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, ये इंसुलिन कंट्रोल करता है। तो इसलिए अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर क्या होगा, डायबिटीज की डिजीज काज हो जाती है, जिसको हम आम अल्फाज में शुगर कहते हैं। तो उस बंदे को शुगर हो जाएगी जिसमें इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा। अब देखो ना, विदाउट इंसुलिन सेल कैन नॉट यूज शुगर। तो यहाँ इसको भी एक अलग से बेशक पॉइंट बना लो कि जो इंसुलिन है ना, अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं होगी
तो ब्लड के अंदर शुगर को इंसुलिन यूज नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होती है, डायबिटीज, मतलब शुगर का पेशेंट बंदा बन जाता है। तो उसके बाद फिर ये लिखा हुआ है कि जो इंसुलिन है ना, सबसे पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में बनती है, प्रो इंसुलिन। तो ये शुरू में जब प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है ना, इंसुलिन जो कि एक प्रोटीन है, उसकी फॉर्मेशन जब होती है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, तब वो ये फंक्शन अपने परफॉर्म नहीं कर रही होती। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ब्लड में से शुगर को यूज करने का काम किसका होता है, इंसुलिन का। तो इस टॉपिक में ओवरऑल बात एक ही याद रखने वाली है कि इंसुलिन भी एक प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर को यूज करके हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल रखती है और उसको फर्दर डिफरेंट फंक्शंस के अंदर यूज करती है। और जिस वजह से अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं होगी या उसकी डेफिशिएंसी होगी तो उस वजह से डायबिटीज की डिजीज काज हो जाएगी, जिसको हम आम अल्फाज में शुगर कहते हैं कि इस बंदे को शुगर हो गई है।